सर्वे छात्र छात्राणी नमस्कारों। आज वयं संस्कृत पठिष्यामो दिनांक 1/12/2020। आज 1 तारीख हो गई है। कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष और विषय संस्कृत शिक्षण। इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण रहेगा हमें संस्कृत में अभिनय का अर्थ। अभिनय का अर्थ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी चीज या कोई भी शिक्षार्थी या कोई भी कार्य किया जाता है, अगर उस कार्य में आनंद नहीं आता है तो जब जिस कार्य में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है उस कार्य में कभी भी कोई रुचि नहीं लेती। व्यक्ति रुचि उसी में लेगा जिसमें उसको आनंद की प्राप्ति हो, उसको खुशी प्राप्ति हो। और जो हमेशा ध्यान रखना है कि आदमी सीखने में तत्परता या सीखने में वो उत्साह तभी बताएगा जब आनंद और खुशी दोनों साथ में चलती है। यानी वो सीखेगा तब जब उसको आनंद की प्राप्ति हो। तो ऐसे ही संस्कृत एक कृष्ण और श्रेष्ठ और संयोगात्मक भाषा है। हर कोई इस भाषा को आसानी से नहीं समझ पाता। इसके लिए हमें व्याकरणिक ज्ञान होना जरूरी है, व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तभी हम संस्कृत का अच्छे से समझ पाते हैं और संस्कृत में अच्छे से वार्तालाप कर पाते हैं, संस्कृत की भाषा को समझ पाते हैं। तो संस्कृत में अभिनय, हम अगर कुछ संस्कृत में अगर कोई चीज अगर बता रहे हैं या संस्कृत में हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसी चीज को हम अभिनय करके बताएंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट जागता है, उनकी रुचि पैदा होती है। और जब रुचि पैदा होती है तो उसके संस्कृत के प्रति एक पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। शिक्षण की इस विधि जिसमें छात्र अथवा शिक्षक किसी ऐतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों के कार्यकलापों तथा विभिन्न युगों के पात्रों की वेशभूषा में सुसज्जित होकर उसकी भूमिका निर्वाह करते हैं, अभिनय विधि कहलाती है। यानी अभिनय विधि किसे कहते हैं? जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, महापुरुषों की घटनाएं या विभिन्न युगों के पात्रों के अगर हमको रोल प्ले करने हैं, यानी उनकी भूमिका निभानी है। जैसे आप महाराणा प्रताप, मैंने कई बार बताया कि महाराणा प्रताप के बारे में बताना है या पन्ना राय के बारे में बताना है, अकबर के बारे में बताना है, तो हमें उसको बताने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा, उसके जैसे अभिनय करना पड़ेगा। तभी बच्चों को या शिक्षार्थी को उसको समझने में आसानी होती है। अगर हम उनकी भूमिकाओं को निभाएंगे नहीं या उनकी भूमिकाओं को रोल प्ले नहीं करेंगे, उनकी भूमिका अदा नहीं करेंगे, तो शायद बच्चों को शायद वो पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहता है। आज अकबर के बारे में बताएंगे। एक अकबर के बारे में, जैसे अकबर ने लाल किला बनाया, अकबर ने इमारतें बनाई, अकबर ने मकबरा बनाया, लेकिन वो सिर्फ एक पुस्तकीय ज्ञान मिलता है। अगर मैं यही कहूँ कि अगर इसको हिस्ट्रिकल यानी ऐतिहासिक पैलेस पर जाकर, ऐतिहासिक स्थल पर जाकर अगर वही चीज बताई जाए तो शायद वो कंटस्ट आ जाता है। वही यही बात है कि हम अगर लंबे समय तक बच्चों को शिक्षण देना चाहते हैं, उनका ज्ञान स्थिर स्थायी रखना चाहते हैं, तो ज्ञान की वास्तविकता यानी यथार्थता वाला होना चाहिए। तात्पर्य है कि छात्र अथवा शिक्षक किसी ऐतिहासिक कथानक से संबंधित सामग्री का प्रस्तुतिकरण करने के लिए तात्कालीन वेशभूषा एवं साज सज्जा धारण कर उस कथानक की प्रस्तुति
छठी कक्षा अथवा शालेय रंगमंच पर जैसी भी स्थिति हो उसे अपने नाट्य या नाट्यकरण विधि कहलाती है। अब नाट्यकरण विधि यानी हम जैसे मान लो राम का हम जीवन परिचय बताना चाहते हैं, यानी रामायण के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये नवरात्रि के समय पूरी 9 दिन रामलीला यानी रामायण का वांचन होता है, रामायण का मतलब नाटक मंचन होता है। उस नाटक में आपने देखा होगा कि रामलीला में एक तो पर्दा टाइप बांधा हुआ होता है, उसमें राम बने हुए होते हैं, लक्ष्मण बने होते हैं, रावण बना हुआ होता है, हर किरदार निभाते हैं और वो किरदार हमें हमेशा जीवन भर याद रहते हैं कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, रावण कौन था, रावण की बहन कौन थी और वाल्मीकि कौन थे। इन सभी का हमें लंबे समय तक याद इसलिए रहता है क्योंकि हमने उनको प्रत्यक्ष रूप में देखा, उनको प्रत्यक्ष रूप में सुना और हमने कई बार हम स्कूल में भी 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे अवसरों पर नाटक मंचन करवाते हैं। उस नाटक से ज्ञान हमेशा स्थायी होता है, चिरस्थायी होता है। इससे छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा भाव प्रदान क्रियाओं में समन्वय हो जाता है। इस विधि में छात्र किसी ऐतिहासिक प्रसंग में ऐतिहासिक व्यक्तियों की भूमिका अभिनय प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण ऐतिहासिक नाटक वीर दुर्गादास, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी हमेशा भूमिका अदा करते हैं। उनका जैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो हित के जो कार्य किए, उस हित को मतलब हम एक छोटे से मंचन में एक नाटक के रूप में रूपांतर करके प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शिक्षार्थी को, देखने वाले को, दर्शक को, श्रोताओं को उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अभिनय विधि का संस्कृत शिक्षण में महत्व। संस्कृत शिक्षण में अभिनय विधि का महत्व दीक्षित एवं वेदला ने व्यक्त करते लिखा है। दीक्षित और वेदला, दीक्षित व वेदला, इन दोनों ने किसके बारे में बताया कि संस्कृत शिक्षण में अभिनय विधि का महत्व। संस्कृत शिक्षण में अभिनय विधि का महत्व। अभिनय विधि का महत्व। अब इन्होंने क्या बताया कि विद्यार्थियों को सक्रिय सहयोग प्राप्त कर विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर उन्हें पढ़ने के लिए अभिनय विधि से, उन्हें पढ़ने के लिए अभिनय विधि से उपयोगी अन्य कोई विधि नहीं है। उपयोगी अन्य कोई विधि नहीं है। इससे जहां बालकों की सहज वृत्ति प्रोत्साहित होती है, वही
संस्कृति शिक्षण कार्य में संस्कृत शिक्षण कार्य में भी सुविधा प्राप्त की है, इसके द्वारा संस्कृत शिक्षण को वास्तविक और रुचिकर बनाया जा सकता है। इसके द्वारा संस्कृत शिक्षण को वास्तविक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। तो ये दीक्षित और विद्यालय ने यही कहा है कि विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग उन्हें पढ़ने के लिए प्राप्त करने के लिए या पढ़ने के लिए अभिनय विधि से उपयोगी करने कोई विधि नहीं है। यानी संस्कृत में, जबकि संस्कृत भाषा एक ऐसी है जो क्लिष्ट और हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए इसमें पढ़ाने का या शिक्षण कराने का तरीका भी इसे भी होना चाहिए, यानी सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, तभी बच्चा उसको समझ पाता है। इससे जहां बालकों की सहज प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है, यानी बच्चा ऑटोमेटिक यानी अपने आप में वो पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करता है, संस्कृत समझने की कोशिश करता है, वही संस्कृत शिक्षण कार्य में भी सुविधा प्राप्त होती है। इसके द्वारा संस्कृत शिक्षण वास्तविक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। यानी संस्कृत को अगर आपको रुचि बढ़ानी है, संस्कृत में शिक्षार्थी और ज्ञान अर्जन करता है, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके अगर उनको इसमें इंटरेस्ट यानी रुचि पैदा करनी है तो इससे बढ़िया कोई विधि नहीं होगी। अब अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे।